हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एडवांस्ड ब्रिज। आज हम देखने जा रहे हैं 3D ज्योमेट्री का बूस्टर शॉर्ट नोट्स। ये वीडियो एक कंटिन्यूएशन है प्रीवियस वीडियो का, जिसमें मैंने वेक्टर का कंप्लीट बूस्टर शॉर्ट नोट्स को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, फिर आप इस वीडियो पे आइएगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने उस वीडियो में 25th नंबर पॉइंट तक देख बता दिया है। अब मैं 26 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। बेसिक्स में वेक्टर थ्री का पहला पॉइंट है बेसिक्स। बेसिक्स में पहला होता है इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन z इक्वल टू जीरो, मतलब कि उस पॉइंट पे z जीरो होगा। वाई जेड प्लेन में x इक्वल टू जीरो। वैसे ही एक्स जेड का देख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस में y इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो। सिमिलरली फॉर y और z एक्सिस का हम लोग लिख सकते हैं। अब आता है सेक्शन फार्मूला फॉर प्लेन। ये हमने पहले भी देख चुका है और आप भी जानते होंगे, बहुत सिंपल है, ये हो जाएगा। वैसे ही डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम लोग पहले करते थे डिस्टेंस फार्मूला में, वैसा ही करना है। ठीक है। अब बात है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन्स में करते थे वैसे ही, जैसे कि मैंने शिफ्ट कर दिया ओरिजिन को ओ पे न्यू x1 y1 z1 पे, तो और ओल्ड का हमने माना है x y z, न्यू हो जाएगा x डैश y डैश z डैश। तो हम लोग लिख सकते हैं ओल्ड इक्वल्स टू न्यू प्लस x1, दैट इज, एंड y डैश को y को लिख सकते हैं y डैश प्लस y1। z को भी वैसे ही लिखा जा सकता है। और अगर आपसे कोई पूछ दे इक्वेशन उसका कैसे लिखना है, तो इक्वेशन के लिए आप सिंपल कुछ नहीं करना, x डैश एक्स के जगह पे वहाँ एक्स डैश डाल देना है, वाई के जगह पे वाई डैश डाल देना है, जेड के जगह पे जेड डैश डाल देना है, तो आपका न्यू इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग डायरेक्ट 27 नंबर पॉइंट पे, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज। ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यही इसी पर पूरा चैप्टर का बेस टिका हुआ है। ठीक है, इसे नहीं छोड़िएगा। इसको आते हैं डायरेक्शन कोसाइन। वो क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला कि एक ओपी वेक्टर लिया मैंने, एक्स एक्सिस से वो अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से वो बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस से वो गामा एंगल बना रहा है। ठीक है। अल्फा को क्या, अल्फा एंगल बना रहा है, तो एंगल ऑफ ओपी विथ एक्स एक्सिस, उसको बीटा को जानते ही, गामा वही मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैं कॉस अल्फा को लिख रहा हूँ एल, कॉस बीटा को लिख रहा हूँ एम, कॉस गामा को लिख रहा हूँ एन। तो एल एम एन को क्या बोला जाता है, डायरेक्शन कोसाइन। समझ गए? जो यही जो कॉस अल्फा कॉस बीटा है उसी को डायरेक्शन कोसाइन बोला जाता है। और आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अगर मैं इसका कंपोनेंट ले लूँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में, तब क्या होगा? जैसे कि मैंने लिया ओपी कॉस अल्फा, तो ये एक्स कंपोनेंट एक्स इंटरसेप्ट बोल देंगे इसको, ओपी कॉस बीटा इसको वाई बोल देंगे, और ओपी कॉस गामा को जेड बोलेंगे। तो इसको मैंने एज्यूम कर लिया ए बी और सी, इसको बोल देते हैं हम लोग डायरेक्शन रेशियो। तो एबीसी को बोला जाए डायरेक्शन रेशियो। और ये डायरेक्शन रेशियोज का जो रेशियो होता है, ए इज टू बी इज टू सी, एल इज टू एम इज टू एन के बराबर होता है। मतलब कि जो डायरेक्शन कोसाइन है उसी में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लोग को डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो मिल जाता है। ठीक है। बस उन दोनों में इतना फर्क है कि जो डायरेक्शन कोसाइन है ना, वो डायरेक्शन देते हैं, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है हमेशा डायरेक्शन कोसाइन का, लेकिन डायरेक्शन रेशियो का मैग्नीट्यूड 1 नहीं होता है। वो वो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करते हैं और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करते हैं। और देखिए, जैसे कि देख सकते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है डायरेक्शन कोसाइन के लिए। ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर सेम, मतलब कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका डायरेक्शन कोसाइन जो है ना वो सेम होगा। जैसे कि देख सकते हैं, एक एल एम एन है, लेकिन डायरेक्शन रेशियो अलग हो सकता है, क्योंकि कांस्टेंट देखिए छोटा लाइन है तो इसका मैग्नीट्यूड तो छोटा है, ये बड़ा लाइन है तो मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो डायरेक्शन कोसाइन अलग हो जाएगा, नहीं सॉरी डायरेक्शन रेशियो अलग हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन सेम ही रहेगा। एनी यूनिट वेक्टर अलोंग अ लाइन, कोई भी यूनिट, एक लाइन के अलोंग कोई भी यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, जैसे कि मैं बोल दे रहा हूँ, तो उसका डायरेक्टली क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन होगा। डायरेक्शन कोसाइन ही क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है। और जैसे कि ए बी सी हमको दे रखा है डायरेक्शन रेशियो, तो हमको डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, डिवाइड कर देना है उसको मॉड से, उसका यूनिट वेक्टर बना देना, जैसे हम लोग वेक्टर में करते थे फिजिक्स में। ठीक है। जस्ट मेक यूनिट वेक्टर टू कन्वर्ट फ्रॉम डायरेक्शन रेशियो टू। ठीक है। अब देखिए, ए बी क्या है, दो पॉइंट है लाइन में, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन कैसे लिखा जा सकता है, एक्स टू माइनस एन वन, डायरेक्ट डिफरेंस लेना है दो पॉइंट का। ठीक है। मेन रोल ऑफ डायरेक्शन क्वेश्चन क्या है, तो डायरेक्शन देना है, लेकिन डायरेक्शन रेशियो का काम क्या है, मैग्नीट्यूड भी देना है डायरेक्शन के साथ साथ। अब आते हैं 28 नंबर, एंगल बिटवीन टू लाइंस। बहुत सिंपल है ये तो, कि जो जो आपका मैंने पहले बताया था कि जो लाइन का डायरेक्शन वो डिफाइन करता है डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है। तो अगर तो हम लोग एंगल बिटवीन लाइन इक्वल टू एंगल बिटवीन डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। जैसे कि मैं ले रहा हूँ डायरेक्शन रेशियोज के बीच का एंगल, तो लिखेंगे एक्स डॉट वाई वाई मॉड एक्स मॉड वाई, दोनों क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एल वन एंड एल टू रेस्पेक्टिवली। तो सॉल्व ये करेंगे, पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, जैसे ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू। ठीक है। और अगर अब इसमें पूछ दिया, ठीक है, आ गया ये, अब पूछ दिया परपेंडिकुलर लाइंस का कंडीशन क्या है, जब कॉस थीटा क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, यानी कि जीरो हो जाए, कॉस थीटा थीटा 90 डिग्री हो जाए, कॉस थीटा जीरो हो जाए।
ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइंस में क्या हो जाएगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 होना चाहिए इस केस के लिए, ठीक है। और पैरेलल लाइंस के लिए A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2 और L1 by, ठीक है, दिमाग में रख सकते हैं कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसमें मैं यूज करूँगा बहुत सारा। अब आते हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स, मतलब कि दो पॉइंट हमने दे दिया, दो पॉइंट का हमको एक प्रोजेक्शन निकालना है एक लाइन सेगमेंट पे, तो कैसे निकलेगा, जैसे कि हमने P ले लिया, Q ले लिया, उसका प्रोजेक्शन लेना है AB पे, तो क्या लिखेंगे, PQ cos थीटा, सब जानते ही हैं। और PQ cos थीटा लिखने का तरीका क्या है, PQ डॉट AB पे मॉड AB, PQ डॉट AB क्या, PQ AB cos थीटा, और AB AB कट जाएगा तो PQ cos थीटा बच जाएगा, काम हो जाएगा आपका। तो डायरेक्शन रेशियो मैंने लिख दिया A1 B1 C1, इसका है लाइन, इसका इस जो लाइन है इसका दिया हुआ है डायरेक्शन रेशियो, तो ऐसे ही मैं निकाल सकता हूँ। इसको मैंने प्रोजेक्शन को बोल दिया के वेक्टर, और यहाँ मैंने सॉल्व करके निकाल दिया, देख सकते हैं आप, तो के का वैल्यू निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये डायरेक्शन कोसाइन के टर्म्स में है, ये डायरेक्शन रेशियोज के टर्म्स में, बस यहाँ डायरेक्शन कोसाइन में ये इसका मॉड 1 हो जाता है, अंडर रूट 8 1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, जो भी है ये वहाँ LMN रहता है, 1 हो जाता है मॉड, और वहाँ कुछ डिनोमिनेटर बचता नहीं है, ठीक है। तीसरा एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि मुझे इस कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू AB पूछ दिया गया है, तो क्या करें भाई, परपेंडिकुलर निकालना है कोऑर्डिनेट का, तो मैं क्या करूंगा ना, एक रेशियो मान लूंगा जो कि m डिवाइड कर रहा है AB को, जैसे कि मैंने मान लिया यहाँ लैम्डा इज टू 1 पे, ठीक है। तो m का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे हम लोग किससे, सेक्शन फार्मूला से, तो डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा AB का, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो AB का निकल जाएगा, जो क्योंकि वो डिफरेंस है, टू टू कामा माइनस टू कामा टू माइनस जीरो टू, थ्री माइनस माइनस वन इक्वल्स टू 4, समझ, सॉरी यहाँ माइनस थ्री है, माइनस माइनस वन यानी प्लस वन हो जाएगा, यानी कि माइनस टू हो जाएगा, जैसे देख सकते हैं, डिफरेंस ही तो लेना है डायरेक्शन रेशियो के लिए। डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम क्या होगा, दोनों का डिफरेंस लेके निकाल देंगे। अभी पे ए बी परपेंडिकुलर टू पीएम है, तभी मैंने कंडीशन बताया परपेंडिकुलरिटी का, दोनों जीरो हो जाएगा, जो भी यहाँ जो है कंडीशन, ठीक है। और सॉल्व करेंगे तो गेट कर लेंगे हम लोग। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू लाइन्स आर गिवन बाई इक्वेशन, मतलब कि एक अच्छा सवाल है ये, देखिए कि दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो है ना, डायरेक्शन कोसाइन है, वो दे रखा है ये दोनों इक्वेशन से, मतलब कि ये दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एल एम एन का दो दो डिफरेंट वैल्यूज आएगा, और उन्हीं के बीच का हमको एंगल निकालना है लाइन के बीच का, ठीक है। कंसेप्ट बन गया, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू लाइन्स बाय सॉल्विंग दो इक्वेशन को सॉल्व करो तो डायरेक्शन कोसाइन निकाले, एलिमिनेटिंग m फ्रॉम वन बट पुट वैल्यू ऑफ m इन टू, मतलब कि वन से एलिमिनेट करोगे हम लोग, एलिमिनेट करेंगे एक एक वेरिएबल को, और हम लोग पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन, जैसे कि वी गेट एल स्क्वायर प्लस थ्री एल एन प्लस टू एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो, किससे आ गया ये आ गया वन से, ठीक है। एल बाई एन का होल स्क्वायर प्लस थ्री बाई एल बाई एन प्लस टू, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक, सो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को दो वैल्यू मिलेगा, एल बाई एन का माइनस वन और माइनस टू, ठीक है, और एल एम एन ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, तो दो दो वैल्यू आ जाएगा दोनों का, तो एंगल बिटवीन निकाल लेंगे, लाइन कॉस्ट एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू एन वन एन टू बाई अंडर रूट एल वन स्क्वायर प्लस एम एल वन स्क्वायर एल टू एम वन स्क्वायर प्लस एन वन स्क्वायर, और दोनों का मॉड क्या होगा, वन ही हो जाएगा, तो नीचे वन कुछ नहीं लिखा मैंने, वन रहा होगा यहाँ, ठीक है, वन, ठीक है। इससे कॉस थीटा निकल जाएगा दोनों के बीच का लाइन। फिर से देख लेते हैं इस सवाल में था क्या, बेसिकली कुछ नहीं था, दो इक्वेशन दिए हुए थे, दो इक्वेशन में से हमको सॉल्व करके एल बाई एन का दो दो अलग अलग वैल्यू निकालना था, तो मैंने क्या किया, पहला इक्वेशन से m का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दिया, जिससे दो वेरिएबल बचा, दो वेरिएबल में मैंने n से डिवाइड मारा, n से डिवाइड मार के क्वाड्रेटिक बना लिया, एल बाई एन का दो दो वैल्यू आ गया, अपना सॉल्व करके निकाल लिया। अब आते हैं पहला टॉपिक जो 3D ज्योमेट्री का, अभी तक मैंने बेसिक्स ही बताया, पहला टॉपिक है वो स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन से पहला आता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, इक्वेशन लिखना है स्ट्रेट लाइन का हमको, लाइन थ्रू वन पॉइंट पैरेलल टू अनदर, मतलब कि लाइन, एक लाइन दे रखा है, उससे उस पे एक पॉइंट है, उसके पैरेलल एक वेक्टर गिवन है, तो उस लाइन का इक्वेशन लिखना है। फिर दूसरा फॉर्मेट होता है लाइन थ्रू टू पॉइंट, दो पॉइंट से पास करने वाला लाइन, तो इसमें दो फॉर्म होता है, वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म, इसमें भी होता है दो फॉर्म, वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। लाइन थ्रू वन पॉइंट पैरेलल टू अदर वेक्टर, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो देखो जैसे कि दे रखा है यहाँ लाइन पास थ्रू ए है, ए से पास कर रहा है एक लाइन और पैरेलल है बी वेक्टर के, यहाँ क्लियरली दिख नहीं रहा है, देख रहे हैं ए वेक्टर है और ये बी है, ठीक है। अब देखिए तो क्या करेंगे हम लोग, ओपी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर क्या होगा, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, क्योंकि कोलिनियर है ये, ठीक है। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर, आर वेक्टर निकल जाएगा नाम से लाइन का इक्वेशन, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, आप ध्यान रख सकते हैं। अब मैं थोड़ा स्पीड जाऊंगा क्योंकि मुझे जल्दी खत्म करना है इसे, वीडियो को लंबा नहीं करना है। इन वेक्टर फॉर्म लिखेंगे मैं, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा वेक्टर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं कि जो ये बी वेक्टर है ना, उसको डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर और लाइन बोला जाता है,
बी वेक्टर को हम लोग डायरेक्शन रेशियो लाइन बोल देते हैं, ठीक है। और ए वेक्टर क्या है, ये पॉइंट होता है जो लाइन पे, ठीक है। इट इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द गिवन लाइन, सॉरी क्या बोला, ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ द गिवन लाइन है, समझ गए, डायरेक्शन रेशियो यही यहाँ लिखा हुआ है, क्लियरली दिख रहा है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द गिवन है। कार्टेशियन फॉर्म में ध्यान रखेंगे कि बस आर वेक्टर को हम लोग ये पुट करेंगे, ए वेक्टर को हम लोग पुट करेंगे ये, बी वेक्टर को पुट करेंगे ये, तो हम लोग आ जाएगा x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी इक्वल टू के, जैसा हम लोग पैरामीट्रिक इक्वेशन पढ़ते थे लाइन में वैसे ही करना है, ठीक है। और ये पासिंग थ्रू ए, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू a point through a point having direction ratios a b c, ठीक है। अब लेते हैं हम लोग लाइन थ्रू टू पॉइंट, दो पॉइंट से पास करने वाला है, कुछ नहीं करना है, मेरा लॉजिक याद रखेंगे, आर वेक्टर हमेशा होता है ए वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू डायरेक्शन कोसाइन, तो दो पॉइंट से पास करा तो उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बस डायरेक्शन कोसाइन को यहाँ से रिप्लेस कर देना, और ए वेक्टर से पास कर ही रहा है लाइन, वो दोनों दिया हुआ है तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको ऐसे कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब 32 नंबर पॉइंट होता है एंगल बिटवीन दो लाइन, कुछ नहीं होता है एंगल बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज, काम खत्म। ये बी डायरेक्शन रेशियो, एक बी डैश इधर डायरेक्शन रेशियो, तो कॉस्ट हो जाएगा बी डॉट बी डैश बाई मॉड बी इंटू मॉड बी। परपेंडिकुलर लाइन के लिए हम लोग ध्यान रखेंगे कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 सेम होता है, ऐसे ही केस। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ये दे रखा है, इसको हमको कन्वर्ट करना है वेक्टर फॉर्म में, कुछ नहीं याद ध्यान देख, बस आपको ध्यान में रखना है कि जो कार्टेशियन फॉर्म होता है ना लाइन का, उसमें जो कोऑर्डिनेट होता है, जो जो कोफिशिएंट होता है एक्स और वाई और जेड का, उसको 1 करना रहता है, ठीक है। तो उसको 1 करेंगे तो ऐसा आ जाएगा आपका कोऑर्डिनेट फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में, और उससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में आराम से निकाल सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो पता चली गया, पॉइंट से पास कर रहा है 1/3 माइनस 1/3 1 से लिख देंगे आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ठीक है। अब आते हैं जल्दी से 34 नंबर पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। परपेंडिकुलर, एक पॉइंट पी है, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इस लाइन का, ये मान लें या मैंने एम है, पी एम वैल्यू निकालना है, तो हमने पहला स्टेप क्या करना है, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ एम हम मान लेंगे, कुछ मान लेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ एम, लाइन से पास कर रहा है ये, तो एक्स वन प्लस ए लैम्डा, जैसे पैरामीट्रिक फॉर्म में मानते थे ना इस कोऑर्डिनेट में, वैसे ही लैम्डा इसको मान लेंगे, तो एक्स वन ए लैम्डा प्लस एक्स वन हो जाएगा, ठीक है। वैसे बी वाई वन प्लस बी लैम्डा ऐसे लिख देंगे। और फिर दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, परपेंडिकुलर है लाइन, परपेंडिकुलर लाइन है तो हम लोग क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट जीरो करेंगे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट जीरो करेंगे, इसका भी डायरेक्शन रेशियो लिख लेंगे दोनों का, और इसका डायरेक्शन रेशियो पता ही है लाइन का गिवन है, इसका डायरेक्शन रेशियो एम माइनस पी हो जाएगा, इसका एल का गिवन ही, दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जीरो करेंगे, लैम्डा निकालेंगे, लैम्डा को बैक फिट करेंगे तो पीएम का वैल्यू आराम से निकल जाएगा, ठीक है। अब वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, ठीक है, अगर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, पीएम क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है, ए प्लस लैम्डा भी वेक्टर, लेकिन दूसरे फॉर्म में दिखा जा रहा है वेक्टर इक्वेशन के फॉर्म में, जैसे कि मैंने ए लाइन का इक्वेशन दे रखा है, ए प्लस लैम्डा भी एम इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा वेक्टर, ये लाइन का इक्वेशन है, ओके। अब मुझे पी पॉइंट का अल्फा वेक्टर मैंने कोऑर्डिनेट मान लिया है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो ए माइनस अल्फा वेक्टर, और इसका रेशियो, ये दोनों को डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो जीरो आ जाएगा, सॉल्व टू गेट आंसर हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्यों, डायरेक्शन कोसाइन किसका है, पीएम का, जो यहाँ सॉरी मैंने यहाँ एम छोड़ दिया है, एम पीएम का डायरेक्शन रेशियो है ये, और ये ए बी का डायरेक्शन रेशियो है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो परपेंडिकुलरिटी के लिए, ठीक है। अब आते हैं अनदर मेथड, एक और मेथड होता है डायरेक्शन कोसाइन गिवन निकालने का, लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का। मैं क्या करता हूँ, यहाँ दे रखा है डायरेक्शन की कोसाइन दे रखा है, एम का कोऑर्डिनेट मैंने ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है एक्स नॉट, और पी का कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो हमको निकालना है क्या, पी एम, तो मैं क्या करूँगा, पी ए निकाल लूंगा, पी ए तो आराम से निकाला जा सकता है ना, एक्स वन माइनस निकल गया ये, ठीक है। ए एम निकाला जाएंगे, ए एम क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ पी एम ऑन ए एम, ठीक है, तो निकल जाएगा एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स वन माइनस एक्स नॉट, एम एम बाई वन माइनस नॉट, निकल गया पीएम का, एम का इक्वेशन, और पीएम आ गया अंडर रूट ए पी स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर, काम खत्म। अब आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन। रिफ्लेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से एम एम को मानेंगे हम लोग कुछ ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, पीएम को पीएम हो जाएगा ए डिफरेंस दोनों डायरेक्शन को साइन, और पीएम परपेंडिकुलर टू ए बी है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो करेंगे, डॉट प्रोडक्ट जीरो करते ही हमारा लैम्डा निकल जाएगा, लैम्डा निकल जाएगा तो एम मिड पॉइंट ऑफ क्यू होगा, मिड पॉइंट ऑफ क्यू होगा तो पी क्यू को ये मिड पॉइंट फार्मूला से पी प्लस क्यू बाई टू इक्वल्स टू एम करेंगे, काम हो जाएगा आपका, ठीक है, निकल जाएगा आंसर एम क्यू का। अब आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। पहली बात तो समझिए स्क्यू लाइंस क्या होता है, स्क्यू लाइंस वैसे लाइंस होते हैं जो पैरेलल भी नहीं होते हैं और इंटरसेक्टिंग भी नहीं होते हैं, मतलब ये अलग अलग प्लेन में होते हैं, ऊपर से पार, मतलब कि देखिए नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है एक, और ऐसा अज्यूम करिए ना ये लाइन जो है ना ऊपर से पार हो रहा है, मतलब कि थ्री डी में, तो ये ना इंटरसेक्ट करेगा ना पैरेलल होगा, तो ये स्क्यू लाइन होगा, और दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होगा, इसके ही परपेंडिकुलर होगा, इसके ही परपेंडिकुलर होगा, यही डिस्टेंस होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये वेक्टर दे रखा है सी वेक्टर प्लस टी वन डी वेक्टर, और आर वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर प्लस टी डी वेक्टर,
एम एल जो है परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड डी होगा, याद रखेंगे। तो एम एल को हम लिख सकते हैं लैम्डा बी क्रॉस डी। बी क्या डायरेक्शन कोसाइन ऑफ L1, डी क्या डायरेक्शन कोसाइन ऑफ L2। एम एल को फिर अब देखिए यहाँ डायग्राम में आते हैं। तो मैं सी वेक्टर क्या मैंने माना है, एक सी वेक्टर एक L2 पे एक पॉइंट है और ये वेक्टर क्या है L1 पे एक पॉइंट है जिससे लाइन पास कर रहा है। और एम एल क्या है, दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो हम लोग सी ए का प्रोजेक्शन लेंगे एम एल पे, वही हो जाएगा ना आंसर। तो सी ए डॉट एम एल बाई मॉड एम एल इज योर करेक्ट आंसर। तो सी ए को हम लोग ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर लिखा जा सकता है। एम एल को हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा बी क्रॉस डी वेक्टर। सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा, एम एल हो जाएगा एस टी पी ऑफ ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर वी वेक्टर इंटू डी वेक्टर, बी वेक्टर और डी वेक्टर का तीनों का एस टी पी, और नीचे डिवाइड करेंगे बी मॉड ऑफ बी क्रॉस डी से, ठीक है। ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर हो जाएगा यहाँ, ठीक है। ये ट्रिक है याद रखने का, इसको कुछ नहीं है। एम एल को क्या लिखा जा सकता है, एम एल को लिखा जा सकता है ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर बी वेक्टर डी वेक्टर का एस टी पी, और नीचे बी क्रॉस डी, मतलब कि जिस ये हो गया डायरेक्शन को, मतलब कि जिससे लाइन पास कर रहा है दोनों का डिफरेंस ले लो, और दोनों का लाइन का डायरेक्शन रेशियो का एस टी पी ले लो, नीचे बी क्रॉस डी से डिवाइड कर दो, काम हो जाएगा। L1 L2 अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो क्या होना चाहिए, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर बी वेक्टर डी वेक्टर क्या होगा, ये एस टी पी जीरो हो, क्योंकि दोनों तीनों कोप्लेनर हो जाएगा, क्योंकि ये है बी वेक्टर इधर है और डी वेक्टर इधर है, तीनों क्या होगा, कोप्लेनर ही होगा ना। तो एस टी पी क्या होगा, जीरो होगा। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा दोनों के बीच का, जीरो ही हो जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस। एल वन एल टू पैरेलल है तो इसका एस टी पी भी तब भी जीरो होगा, लेकिन बी क्रॉस डी क्या होगा, इस केस में जीरो होगा, क्योंकि लाइन्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। सॉरी, लाइन के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच का दूरी क्या है, तो सिंपली L1 दे रखा है L2 दे रखा है, तुम क्या करेंगे एम, बस अपना जो नॉर्मल ज्योमेट्री लगाएंगे, काम हो जाएगा। इसमें ज़्यादा फार्मूला लगाने का जरूरत नहीं है, ऊपर वाला जो हमने पढ़ा था एम ए माइनस सी वाला जो है ना एस टी पी वाला, वो फार्मूला नहीं काम करेगा। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, मतलब दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको लैम्डा एज्यूम मानेंगे, दूसरे लाइन को हम मानेंगे म्यू, ठीक है। और दोनों का एक्स निकालेंगे, 2 लैम्डा प्लस 1 5 म्यू प्लस 1, दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दोनों का तो एक ही होगा भाई, ठीक है। अगर बोथ इंटरसेक्टिंग सो 2 लैम्डा प्लस 1 5 म्यू प्लस 4 ऐसे ही आ जाएगा, सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, आराम से काम बन जाएगा। 39 पॉइंट में आते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स, ठीक है। अब हमको क्या करना है, स्क्यू लाइन तो पता चल गया भाई, स्क्यू लाइन के डिस्टेंस तो पता है हमको, लेकिन हमको इस एम एल का इक्वेशन भी निकालना है। तब क्या करेंगे, ठीक है। एम एल का इक्वेशन निकालने के लिए क्या करें, तो जनरल वे से प्रोसीड करना पड़ेगा। जैसे कि आर वेक्टर हमको लाइन का इक्वेशन दे रखा है दोनों, और हम एम एल तो L1 को हम ऐसे लिखेंगे, L2 को ऐसे लिखेंगे, लैम्डा यू मानेंगे, एल का कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, एम का कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, म्यू लैम्डा के टर्म्स में एल एम परपेंडिकुलर टू ए बी यूज करेंगे, इक्वेशन है। और ये एल एम है वो सी डी के ही परपेंडिकुलर है, ठीक है। दोनों यूज करेंगे L1 L2, और 1 एंड 2 को गेट हम लैम्डा और म्यू कर लेंगे। एल का हम इक्वेशन, एल का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, एम को कोऑर्डिनेट निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएगा, ये लाइन का एम एल का एम माइनस एल आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियो निकल गया। पॉइंट एल और एम गिवन है, तो लाइन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, एल वेक्टर प्लस लैम्डा एम माइनस एल वेक्टर, काम बन जाएगा ना, ठीक है, समझ गए। 40 नंबर पर कन्वर्टिंग जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इनटू वेक्टर फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म लाइन का बोला जाता है कि वो एक लोकस होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल प्लेन्स, ठीक है। उसको लिखा जाता है P1 इक्वल टू 0 इक्वल टू P2, ऐसे मतलब कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है दो प्लेन को, सॉरी मतलब कि दो प्लेन का इंटरसेक्शन है वो, तो उसको हम लोग दोनों को इक्वेट करेंगे तभी ना सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो दिस इक्वेशन को हमको कन्वर्ट करना है इसके जनरल फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, आर्बिट्री पॉइंट मान लेंगे, जैसे कि मैंने लिया 1, वाई का वैल्यू लिया 2, इससे कोरस्पॉन्डिंग जो जेड का वैल्यू आ जाएगा वो लिख लेंगे। वैसे ही इसमें भी लेंगे, मतलब कि 2 पॉइंट हम लोग ले लेंगे, और 2 पॉइंट्स हमको दे दिया लाइन पे मिल गया है, तो आराम से अपना काम बन जाएगा ना भाई। लिख लेंगे इक्वेशन x माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, जैसा हमने पढ़ा था पहले भी। अब आते हैं प्लेन्स। प्लेन्स पे लाइन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 3D ज्योमेट्री का जो है वो है प्लेन्स, इसे कभी आप मत छोड़िएगा। डायरेक्शन कोसाइन ऐसा चीज़ है, वो तो मैंने पहले ही बताया था, उसका बहुत यूज़ है इसमें, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन, ठीक है। जनरल फॉर्म सब जानते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, जैसे लाइन का लिखते थे ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लिखते थे, वहाँ बस एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड होता है, वही हो जाता है प्लेन, ठीक है। इक्वेशन प्लेन थ्रू अ गिवन पॉइंट x1 y1 z1 से प्लेन पास कर रहा है, तो उसका क्या लिखेंगे, तो इसमें कांस्टेंट टर्म गायब हो जाता है, क्योंकि 3 पॉइंट से पास कराना रहता है, तो ए एक्स माइनस एक्स वन ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। और एक और बात यहाँ दिमाग में रहेंगे, जो ए कॉमा ये बी और ये सी है जो ना, ये डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू प्लेन है, परपेंडिकुलर टू प्लेन में डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है, समझिए। मतलब कि प्लेन एक ऐसा चीज़ है जिसमें ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो लाइन के लिए पढ़े थे वही सेम चीज़ इसमें वैलिड है। इन नॉर्मल फॉर्म में याद रखेंगे कि ए ऐसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, तो हम कैसे कर देंगे, डिवाइड कर देंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, तो ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
अब आते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्स वाई जेड टू प्लेन। परपेंडिकुलर का लेंथ क्या करें, जैसे लाइन में करते थे ना वैसे ही करना है, बस वैल्यू पुट कर देना और डिवाइड बाई अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स क्या होगा, डी वन माइनस डी टू बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है। फुट ऑफ नॉर्मल फ्रॉम पॉइंट, अगर फुट ऑफ नॉर्मल का क्या फॉर्मूला होता था लाइन में याद है, एक्स माइनस यहाँ सॉरी हम एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी। एक्स वन मतलब कि पॉइंट पी दे रखा है एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन, उससे हमको फुट ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो एक्स माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। इसी को सॉल्व करेंगे तो अपना इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ए एक्स वन प्लस, यहाँ माइनस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइनस यहाँ एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन पुट कर देंगे इस पे लाइन में, और नीचे डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। रूट नहीं लेना है, याद रखेंगे रूट नहीं लेना है। वैसे ही अगर मिरर इमेज निकालना है तो फिर मिरर इमेज का डायरेक्ट फॉर्मूला यही है, देख सकते हैं यहाँ बस माइनस टू होगा, ठीक है, नीचे रूट नहीं लेना है, इतना ध्यान रखेंगे, बाकी काम हो जाएगा आपका। अब आते हैं 42 नंबर पॉइंट पे, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। डिफरेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन हमको देखना, नॉर्मल फॉर्म में देखते हैं। नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है कि प्लेन के हम एक वेक्टर नॉर्मल मानते हैं, जैसे कि ये ओ है, जूम कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है, देखिए जूम हो गया, ये देखिए, हाँ जैसे कि ये एन पॉइंट हमने माना है, दिख रहा होगा आपको, ये ओ है, तो ये ओ एन जो है ना, ये नॉर्मल है प्लेन के, परपेंडिकुलर है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ओ पी, मतलब कि प्रोजेक्शन ऑफ, ये रहा प्रोजेक्शन ऑफ ओ पी, ये ओ पी है, ओ पी का प्रोजेक्शन ओ एन पे जो होगा वही डिस्टेंस डी होगा, समझ रहे हो ना, हाँ डिस्टेंस डी होगा। तो ओ पी डॉट ओ एन यहाँ लिख दिया मैंने, ओ पी डॉट ओ एन बाई, ओ पी डॉट ओ एन बाई क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन ओ एन, ओपी कॉस थीटा होता है तो नीचे ओ एन होगा इधर, ओपी डॉट ओ एन बाई मॉड ओ एन, तो इससे आ जाएगा, और मॉड ओ एन तो वैल्यू तो वन है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, तो और ओपी को हमने लिखा है आर वेक्टर, तो आर वेक्टर डॉट एन कैप हो जाएगा डी वेक्टर। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझते हैं जो इसमें यूज हुआ है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ जो डिस्टेंस डी है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम प्लेन, मतलब कि ये जो ओरिजिन यहाँ लिखा है, ठीक है, ओरिजिन मतलब कि ये जो ओ एन जो डी डिस्टेंस है ना, वो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है प्लेन का, ठीक है। और ये एन कैप जो है ना, ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन है, मतलब कि एक यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू प्लेन, मतलब कि ये डायरेक्शन कोसाइन जैसा वर्क कर सकता है, डायरेक्शन कोसाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। आते कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कार्टेशियन यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में। एन कैप को हम मान लेंगे एल आई कैप, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर इसलिए डायरेक्शन कोसाइन माना गया। आर वेक्टर को हमने माना ये, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डी के बराबर यूज करेंगे तो हो जाएगा, ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। और एक और बात ध्यान में रखेंगे, अगर मैं बात करूँ, जरूरी थोड़ी ना मैं यूनिट वेक्टर दूं वहां पर, यूनिट वेक्टर दूं मैं, मान लो एन एन कैप नहीं रहता, एन वेक्टर रहता हूँ, तब क्या होगा, तो ये क्या होगा, डायरेक्शन को साइन होगा, डायरेक्शन रेशियो होगा, तो डायरेक्शन रेशियो होगा, तो लेकिन यहाँ डी जो होगा ना, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नहीं रिप्रेजेंट करेगा, तो इसको हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाना होगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यूनिट वेक्टर बना होगा एन वेक्टर को, तो बनाने के लिए क्या करते हैं, मॉड एन से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो डी बाई मॉड एन जो होगा ना, अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ प्लेन, ठीक है। अब हम जानेंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू, इक्वेशन दे रखा है वेक्टर इक्वेशन लाइन थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन दिस, मतलब कि क्या परपेंडिकुलर है इस प्लेन के और इससे पास कर रहा है लाइन, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो पैरेलल टू लाइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये प्लेन है, ये परपेंडिकुलर रेशियो है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट परपेंडिकुलर प्लेन, प्लेन का परपेंडिकुलर है ये लाइन, लेकिन ये लाइन है एल, एल है, और ये डायरेक्शन रेशियोज क्या है, नॉर्मल टू प्लेन है, डायरेक्शन रेशियोज, दिस इज डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, नॉर्मल टू प्लेन, जो हमको दे रखा है क्या, 3 कॉमा माइनस 4 कॉमा 5, ठीक है। और यही जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा लाइन के, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है, पैरेलल हो जाएगा लाइन के 3 कॉमा इसको, यानी कि हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ये यही तो डायरेक्शन को साइन होता था, डायरेक्शन रेशियो होता था ये, और ये आर वेक्टर तो दे ही रखा है मुझे से पास कर रहा है पॉइंट से, तो हो गया काम आपका। अब आता है इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड नॉर्मल टू गिवन वेक्टर, मतलब कि इक्वेशन ऑफ प्लेन हमको निकालना है जब हमको एक पॉइंट गिवन है और नॉर्मल है एक वेक्टर के, ठीक है। जैसे कि मेरा एक पॉइंट एन कैप गिवन है, ए कैप गिवन है, ए वेक्टर गिवन है सॉरी, और ओ एन जो है वो ओ एन उसके नॉर्मल है, ठीक है। तो ए पी परपेंडिकुलर टू ओ एन होगा, सब जानते हैं, ये ए पी का क्या हो जाएगा, ए है, ये पी हम जनरल पॉइंट मान लिए हैं, तो ए पी हो जाएगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्योंकि आर वेक्टर, ठीक है, ए पी जनरल पॉइंट है, और डॉट एन क्या, एन वेक्टर क्या है, ओ एन है, क्योंकि जिसकी यही दो परपेंड इसी के परपेंडिकुलर तो है, जीरो होगा, डॉट कॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिया हो तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकलेगा, देखो ये दे रखा है, तो आर डॉट हम जानते हैं एन कैप क्या होगा, डी,
डी होगा, डी का वैल्यू क्या है निकाल लेंगे हम लोग, 13 आ जाएगा। ये लेकिन यहाँ क्या है, एन वेक्टर है, तो हम लोग इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते थे ना, याद है ना? तो क्योंकि पहले ये क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन में होता था यहाँ पर ना ये, लेकिन यहाँ क्या डायरेक्शन रेशियोज में दे रखा है, एक्स आई कैप प्लस वाई जेड कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, 2 आई कैप 12 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप दे रखा है सही, ठीक है। कन्वर्ट इन फॉर्म आर वेक्टर डॉट, इसको कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि आर वेक्टर डॉट इसको डिवाइड करेंगे 13 से, क्योंकि यूनिट वेक्टर बनाना है 13 से इधर, तो ये आगे आर करेंगे और 13 उधर चल जाएगा, तो आर वेक्टर क्या लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर में, ठीक है। अब आता है इक्वेशन ऑफ प्लेन स्ट्रेट इमेज, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखा है, तो इमेज ऑफ पॉइंट 1 2 3, तो इमेज ऑफ पॉइंट 1 2 3 का ये है दे रखा है, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी जो होगा वो प्लेन पे लाई करेगा, जानते ही हैं हम लोग कि मिरर इमेज है ये दोनों ए और बी। तो डायरेक्शन रेशियो भी पता है क्योंकि डिफरेंस का ये दोनों को डिफरेंस ले लेंगे, तो डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा और हम लोग आर निकाल लेंगे इससे। अब आते हैं हम लोग ये मिनिमम वैल्यू ऑफ, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बहुत पसंद आया था, मेरे पहले बार मुझसे गलत पड़ा था। एक्स प्लस 2 वाई प्लस 3 जेड जो है 5 बोला जा रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ इसका निकालना है, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो पी हम मान लेते हैं कोई जनरल पॉइंट है प्लेन पे एक्स वाई का जेड, तो ओपी जो होगा मिनिमम व्हेन ओपी जो है नॉर्मल टू प्लेन होगा, ओपी क्या होगा नॉर्मल टू प्लेन, तभी तो मिनिमम को हटा देंगे इसको इधर, तो आंसर आ जाएगा मिनिमम क्या पर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन टू प्लेन दैट इज, निकाल लेंगे इससे। ओरिजिन क्या 0 0 पुट करेंगे इसमें, जो फॉर्मूला पहले बताया था इसको स्क्वायर हो जाएगा आंसर में, ठीक है। अब 44 आता है इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 3 गिवन पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। इसी का यूज हम मेजरली करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये एपी वेक्टर है, ये एसी वेक्टर, ये एपी वेक्टर, मैंने मान लिया है कि ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, ये 3 पॉइंट से पास कर रहा है प्लेन, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, हमने पी जनरल पॉइंट मान लिया, हमेशा मैं जनरल पॉइंट मानूंगा। और ए बी ए सी ए पी क्या होगा, इनका एस टी पी क्या होगा 0 होगा, यानी कि हम लिख देंगे ऐसे, लिख देंगे डिटर्मिनेंट। अब जानते हैं पहले भी मैंने सिखाया एस टी पी में एक्स टू माइनस एक्स वन ये। और देखिए एक नोट यहाँ पे लिखा था, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए लिख दे रहा हूँ फिर से, वी कैन राइट बोथ रो एंड कॉलम वाइज, मतलब कि हम इसको चाहें तो ए बी वेक्टर क्या लिखेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ लिखा है। दोनों तरह से लिख सकते हैं, दोनों वैलिड है, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट से एक्सचेंज करते हैं तो बराबर होता है। वी ओनली टेक एस टी पी ऑफ वेक्टर्स, ये भी दिमाग रखेंगे, हम लोग केवल एस टी पी जो होता है ना वो वेक्टर्स का लेते हैं, हम लोग पॉइंट्स का एस टी पी नहीं लेते हैं। और पॉइंट्स दिया हुआ है तो उसको हम लोग वेक्टर बना लेते हैं बाय जनरलाइजिंग अनदर पॉइंट दैट इज पी, जो हम हमेशा जनरलाइज करेंगे, ठीक है। अब जल्दी से लिखते हैं, आते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, कुछ नहीं जैसा लाइन का होता था ना, सॉरी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन जैसा लाइन का होता था ना, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी वन, वैसे ही ये भी है, बस इसमें जेड वाई सी एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा है। ये बीस क्या है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट देख सकते हैं, और ए होता है ओपी कॉस ऑफ, जो डायरेक्शन रेशियो होता था ना वही होता था, जैसे मैं क्या पहले बताया था। अब क्या बोला जा रहा है, प्लेन पी जो है पैरेलल टू टू वेक्टर्स बी एंड सी, बी वेक्टर और सी वेक्टर के प्लेन जो है पैरेलल है और पास कर रहा है पॉइंट ए से, तो निकालना है क्या मुझे कि इक्वेशन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा ए क्यू एक वेक्टर एज्यूम मान लूंगा आर, सॉरी एक वेक्टर क्यू मान लूंगा मैं, क्यू उसका कोऑर्डिनेट आर होगा, तो उसका एक ही वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर को प्लेन होंगे तो 0 हो जाएगा एसटीपी, सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल जाएगा फटाक से। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल टू द प्लेन, मतलब कि ये एक इसके नॉर्मल टू प्लेन ये डायरेक्शन रेशियो, इसके नॉर्मल टू प्लेन ये डायरेक्शन रेशियो, इसके बीच का एंगल जो होगा वही हो जाएगा आपका एंगल बिटवीन टू लाइन्स, और इसको लिखा जा सकता है cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई अंडर रूट एंगल बिटवीन प्लेन्स ये हो गया थीटा, ठीक है। निकाल लेंगे भाई आराम से, तो निकल जाएगा। अब अगर परपेंडिकुलर प्लेन से तो यही कंडीशन, पैरेलल प्लेन का ये कंडीशन। मेरा ट्रिक क्या है कि मैं हमेशा यूज करूंगा एसटीपी जो 0। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखेंगे, प्लेन पी थ्रू 1 2 2 परपेंडिकुलर टू प्लेन दिस, ठीक है, दो प्लेन, एक प्लेन पी है इससे पास कर रहा है और ये दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर, फाइंड डिस्टेंस ऑफ प्लेन पी फ्रॉम 239 से इसका दूरी निकालना है। तो देखिए तो मैं क्या करूंगा, ये प्लेन वन है प्लेन टू, ये जो प्लेन है ना ये प्लेन इसके ही परपेंडिकुलर है, प्लेन वन के भी और प्लेन टू के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, जो इसका प्लेन वन प्लेन टू का डायरेक्शन रेशियो जो होगा ना वही जो वो पैरेलल टू प्लेन पी हो जाएगा, ए क्यू वेक्टर आ जाएगा आपका, ए मैंने एक जनरल पॉइंट, ए में एक पॉइंट 1 2 2 से पास कर रहा है, और पी को मैंने एक जनरल पॉइंट मान लिया है, सॉरी क्यू को मैंने एक जनरल पॉइंट मान लिया है, एक्स वाई जेड, और ए क्यू और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी एंड पी वन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी टू का एस टी पी जीरो, क्योंकि तीनों क्या हो गए कुल ये हो गए कोप्लेनर होंगे, एस टी पी जीरो करेंगे आंसर आराम से आएगा आपका। अब बताए पोजीशन ऑफ टू पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, जैसे लाइन में होता था ना वैसे ही, अगर अगर पी क्यू सेम साइड पे तो क्यू पी बाई क्यू, लेकिन अगर हम एक प्लेन ले रखे हैं क्यू, इसका इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखा है, क्यू क्या है इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसमें पॉइंट पी पुट करेंगे, अगर ये पॉजिटिव आता है, और वैसे ही अगर फिर पॉइंट क्यू भी क्यू में पुट करेंगे
तो अगर ये दोनों पॉजिटिव सेम साइन का आता है तो ये दोनों सेम साइड लाई करेगा। तो सेम साइन का दिखाने के लिए क्या किया मैंने, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, ग्रेटर 0। अगर अपोजिट साइन का आता है तो क्या होगा, तो अपोजिट साइड पे लाई करेगा। समझ गए? बस अब आते हैं हम लोग 48 नंबर पॉइंट पे। एंगल बाइसेक्टर प्लेन्स ऑफ टू इंटरसेक्शन प्लेन सेम सेट लाइन। जैसे कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है ना, जैसे हम लोग लाइन में पढ़े थे ना, उसी को लिख देते हैं। जैसे P1 P2 दे रखा है, इसका एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, A1x प्लस B1y प्लस C2 C1z प्लस D1 इक्वल टू प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस इनटू प्लस माइनस। यहाँ पे दो बाइसेक्टर हो सकते हैं, एक वन विल बी ऑब्ट्यूज एंड अदर विल बी, यहाँ पर यही लिखा है, वन विल बी ऑब्ट्यूज अदर विल बी एक्यूट। ठीक है, और अगर हमको निकालना होगा कौन ऑब्ट्यूज कौन एक्यूट, यहाँ वही लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पर मैं ट्रिक बताया, सेलेक्ट एनी वन प्लेन, एक प्लेन सेलेक्ट कर लोगे और एक बाइसेक्टर सेलेक्ट कर लोगे, दोनों में से कोई ए बी प्लस या माइनस वाला। ठीक है, और क्या करोगे, दोनों के बीच का एंगल निकालोगे, और दोनों के बीच का एंगल निकालोगे तो क्या होगा, कॉस अल्फा। दोनों के बीच का एंगल, जैसे कि मैं मान लिया हूँ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ B1 जो बाइसेक्टर उसका ए डैश बी डैश है, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, ए डैश ये तो दे रखा है, और और एंगल अल्फा निकालेंगे। अल्फा अगर 0 डिग्री और 45 डिग्री बीच में हो गया तो B1 जो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, अगर 90 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में हो गया तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब आते हैं फैमिली ऑफ प्लेन्स। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स P1 P2। मतलब कि दो प्लेन P1 P2 दे रखे, उनके उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं फैमिली ऑफ प्लेन्स, और ये P1 प्लस लैम्डा P2 लिखा जाता है। ठीक है, जैसे लाइंस पे लिखते थे ना, याद है, L1 प्लस लैम्डा L2। ठीक है, मैं जल्दी ही ये खत्म करने वाला हूँ चेकलिस्ट, बस 2-3 पॉइंट्स बचे, ज़्यादा नहीं बचे। ठीक है, बूस्टर शॉर्ट नोट्स। अगर दो पैरेलल प्लेन है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ओनली अगर एक इक्वेशन लिख, जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ था, रहता था ना पहले, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, उसके पहले लाइन क्या लिखते थे, पहले लाइन लिखते थे ax प्लस बी वाई प्लस सी वन, कॉन्स्टेंट का डिफरेंस होता है। वैसे ही दो पैरेलल प्लेन के बीच में कॉन्स्टेंट का डिफरेंस होता है, डायरेक्शन रेशियो दोनों का सेम रहता है। जैसे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन जो है जीरो P1 हो जाएगा, उसी को लिखना है तो D2 यहाँ बस कॉन्स्टेंट चेंज कर देना तो काम हो जाएगा। आपको अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखना है यहाँ पर, जैसे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होगा, इसमें एक्स वाला टर्म गायब कर दोगे, अगर बाई एक्सिस के पहले लिखना है तो जेड वाला टर्म गायब कर दोगे, अगर एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन लिखना है तो जेड वाला कांस्टेंट हो जाएगा, अगर वाई जेड का लिखना है तो एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देख सकते हो। एक क्वेश्चन देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन P1 एंड P2 एंड पैरेलल टू लाइन दिस, मतलब इस लाइन के पैरेलल और दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करा, तो दोनों को प्लेन का इक्वेशन लिखेंगे P1 प्लस लैम्डा P2 और x इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो क्या होता है, z एक्सिस होता है। ये समझ गए, z एक्सिस होता है, डायरेक्शन ऑफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू z एक्सिस, और ये डायरेक्शन ऑफ प्लेन जो है, प्लेन का डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर टू क्या हो रहा है, x एक्सिस z एक्सिस के परपेंडिकुलर है। देख भी सकते हैं यहाँ पर दिख रहा है, डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू प्लेन जो है वो z एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो कंडीशन यूज करेंगे हम लोग A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0, और इससे लैम्डा गेट करेंगे, लैम्डा वापस पुट करेंगे तो हम लोग का निकल जाएगा आंसर, जो निकालना रहता है दैट इज प्लेन का इक्वेशन निकल जाएगा। अब आते हैं हम लोग 50 नंबर पॉइंट पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं इसे डिटेल में धीरे से बताऊंगा। इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ प्लेन, दो लाइन, एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है, जैसे देख सकते हैं यहाँ प्लेन का इक्वेशन दे रखा है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यों निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यों निकालना है तो हम क्या मानेंगे, एक लाइन पे हम लोग मान लेंगे क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वन प्लस ए लैम्डा वाई वन प्लस बी लैम्डा। ठीक है, लाइन के माध्यम से लोग निकालेंगे, और ये जो क्यू पॉइंट है ये तो प्लेन ही पे लाई कर रहा है भाई, तो प्लेन का इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर लेगा, और इधर से हम लोग लैम्डा निकाल लेंगे। अब आता है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल कैसे निकलेगा, वही तो प्रॉब्लम है। तो देखिए, तो हम लोग ना डायरेक्शन रेशियोज, दोनों के बीच डायरेक्शन रेशियोज के बीच का एंगल निकालेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। थीटा, ये देखिए यहाँ पर मैं थीटा दिखा रहा हूँ, लेकिन थीटा तो एंगल नहीं है दोनों लाइन और प्लेन के बीच का, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल तो ये हो रहा होगा, एंगल बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड एंगल बिटवीन द लाइन, लाइन डायरेक्शन रेशियोज, लाइन का डायरेक्शन रेशियोज के बीच का एंगल, ये तो अल्फा एंगल होगा भाई, दिख रहा है डायग्राम से, तो मैं क्या करूँगा 90 माइनस अल्फा कर दूंगा, काम हो जाएगा। ठीक है, तो 90 माइनस अल्फा विल बी द एंगल बिटवीन लाइन एंड द प्लेन, एंड अल्फा का वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, एंगल अल्फा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, E1 A2 प्लस B1 B2 ऐसे निकल जाएगा, और आपका ये निकल जाएगा आंसर। ठीक है, लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, कॉस अल्फा का वैल्यू देख रहे हैं निकल रहा है ना, दोनों के डायरेक्शन रेशियोज के बीच का एंगल। लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, अगर परपेंडिकुलर तो वही कंडीशन घिसा पीटा जो चला आ रहा था, परपेंडिकुलर प्लेन यानी कि यहाँ, लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा हो गया ये, क्योंकि देखिए डायरेक्शन रेशियो जो परपेंडिक लाइन इज, मतलब कि लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन है, परपेंडिकुलर टू प्लेन यानी वो डायरेक्शन रेशियोज के पैरेलल है ना लाइन प्लेन के, तो पैरेलल का कंडीशन हम लोग देंगे A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। देखिए मैं फिर से समझा दे रहा हूँ आपको, जैसे कि देखिए ये मेरा किसका रेशियो, डायरेक्शन रेशियो है, इस डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू द प्लेन,
और लाइन भी क्या है इसके परपेंडिकुलर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल का कंडीशन लिख देंगे। वैसे अगर पैरेलल है तो परपेंडिकुलर कंडीशन देंगे, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो ये रहा। ठीक है। अगर ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट केस, अगर एक लाइन है वो प्लेन ही में लाई कर जाए, तब क्या करेंगे, बस तो मतलब कि वो क्या हो जाएगा, तो डायरेक्शन रेशियो के परपेंडिकुलर होगा तो परपेंडिकुलर कंडीशन दे देंगे। ये रहा पॉइंट ऑन लाइन ए मस्ट अप्लाई प्लेन, और जो पॉइंट ए जो है जो लाइन से पास कर रहा है वो प्लेन को भी पास करेगा, यानी कि दो कंडीशन होंगे, दो कंडीशन को सॉल्व करेंगे तभी हम लोग गेट कर पाएंगे। अब चलिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपका दिमाग खोलेगा। ठीक है, जैसे कि देखते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू वन टू विच कंटेन लाइन्स दिस, मतलब कि ये लाइन को कंटेन कर रहा है और इस प्लेन जो है ये पास कर रहा है इससे और इस लाइन को कंटेन कर रहा है, तो ये क्या करना है। पहला बात, इसमें नोट क्या करने की बात है, जो एसटीपी में हम लोग हमेशा वेक्टर लिखते हैं उसमें पॉइंट का इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे कि देखिए मैं हमेशा एसटीपी मेथड यूज करने के लिए आपको सलाह दूंगा, बहुत आसान है, 2-3 स्टेप में बस आंसर निकल लेता है। जैसे कि देखिए ए पॉइंट क्या है, जिससे लाइन पास कर रहा है 1 2 0, और इस पॉइंट को तो एसटीपी में नहीं लिखेंगे, तो इसके लिए हम लोग एक साथी खोजेंगे। साथी कहाँ मिलेगा, इसको एक जनरल पॉइंट हम लोग लेंगे साथी के साथ, एक्स वाई जेड जनरल पॉइंट हम लोग ले लिए, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो हम लोग इसको वेक्टर बना देंगे अपने साथी के साथ, पी ए वेक्टर बन गया। और लेकिन देखिए, और बी वेक्टर क्या है, जो लाइन से पास कर रहा है, ये देखिए लाइन किससे पास कर रहा है, 3 -3 1 2, ये वेक्टर नहीं होगा, ये पॉइंट होगा। तो जिसको भी कोई साथी चाहिए तो ए के साथ ये साथी बन जाएगा, ए बी। ठीक है, और डायरेक्शन रेशियो तो एक वेक्टर होता है, आप जानते ही होंगे, तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो दे रहेगा 4 4 -2, इसको कोई साथी की जरूरत नहीं है क्योंकि एक वेक्टर है। तो इसको हम लोग, तो ये तीनों का जो एस होगा, जो वेक्टर ए बी वेक्टर, ए पी वेक्टर और डी डायरेक्शन रेशियो वेक्टर, तीनों का एस क्या होगा, जीरो हो जाएगा। देखिए मैंने लिख रखा है पी ए बी डी आर का रेशियो जीरो, सॉल्व करेंगे पुट करके आंसर आ जाएगा आपका। फिर अब 52 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 50 नंबर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन P1 कंटेनिंग लाइन x/2, मतलब कि प्लेन का इक्वेशन जो लाइन x2, ये एक प्लेन P1 है जो लाइन ये इसको कंटेन कर रहा है, और एक प्लेन P2 है जो उसके P1 के परपेंडिकुलर और ये दो लाइन को कंटेन कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहला कंसेप्ट कि हम प्लेन P2 का इक्वेशन निकाल लेंगे। दो लाइन के परपेंडिकुलर है, पॉइंट ए क्या है 0 0 0, मतलब कि ये दोनों लाइन जो है 0 0 से पास करे, डायरेक्शन रेशियो दोनों का पता है, और 4 2 3 है, 3 4 2 है, और हम एक पॉइंट भी मान लेंगे कि जीरो को कोई साथी चाहिए ना, ए को कोई साथी चाहिए, तो एक्स वाई जेड ले लेंगे, तो पी ए वेक्टर डी आर वन डी आर टू का जीरो हो जाएगा, क्या कहते हैं एस टी पी। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो इससे आ जाएगा मेरा एस टी पी, पी टू का इक्वेशन आ गया मेरे पास। अब आते हैं पी वन पे, पी वन का इक्वेशन चाहिए अपन को। ठीक है, क्या करेंगे, पी टू का डायरेक्शन रेशियो पता है हमको, पी टू और पी वन क्या है, पैरेलल है आपस में, सॉरी पी टू और पी वन आपस में परपेंडिकुलर है, तो जो पी वन का डायरेक्शन तो जो पी टू का डायरेक्शन रेशियो होगा वो पी वन में लाई करेगा। ठीक है, तो पी टू का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, देखिए मैं निकाल चुका हूँ 8 -1 -10, तो वो किस में लाई करेगा, P1 में लाई करेगा। ठीक है, और ए का हम डायरेक्शन रेशियो जानते ही हैं क्या दे रखा है, 0 0 से पास कर रहा है, P1 मेरा आ गया है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ये रहा, और ये लाइन जो है वो 0 0 0 से पास भी कर रहा है, तो उसको एक साथी चाहिए होगा P x y z, इसका हम लोग लिख लेंगे। P1 का डायरेक्शन रेशियो भी ऐसा लिख गया, तो पी ए वेक्टर का पी ए वेक्टर बनाएंगे, एक पॉइंट पी जनरल हमने माना, ए वेक्टर जिससे लाइन पास कर रहा है पी ए वेक्टर, और डायरेक्शन रेशियो लाइन जो गिवन है हमको, और डायरेक्शन रेशियो प्लेन पी टू जो कि हमने निकाला है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, इसलिए इनका एस टी पी जीरो हो जाएगा, और अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग को पी एन मिल जाएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ क्या किया मैंने, पहले पी टू सॉल्व करके एक इक्वेशन निकाल लिया है पी टू का, और डायरेक्शन रेशियोज पी टू का मुझे पता चल चुका है, और एक लाइन जो दिया हुआ है क्वेश्चन में P1 जो P1 में लाई कर रहा है, जैसे x/2 = y/3 = z/4, ये जो P1 में लाई कर रहा है इसका डायरेक्शन रेशियो मुझे पता है, इस जो पॉइंट से पास कर रहा है वो भी मुझे पता है 0 0 0, उसको साथ ही चाहिए P, तो पी ए वेक्टर ले लेंगे हम लोग, P एक जनरल पॉइंट हमने माना, पी ए वेक्टर डायरेक्शन रेशियो लाइन, डायरेक्शन रेशियो B, ये हो जाएगा 0, क्योंकि एस टी पी इनका 0 क्योंकि प्लेनर है, तो सॉल्व करेंगे हमको P1 का इक्वेशन मिल जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये सारा चीज़ समझ आया होगा जो मैं समझाया हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अपना समय बर्बाद नहीं करिए, रात दिन लगे रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।